हाँ फ्रेंड्स, SRC एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो वीडियो लेकर आए आपके लिए वो भारतीय जनगणना से संबंधित है। जानते हैं एक नए नए विषय पर आजकल वीडियो लेकर आ रहे हैं और वो विषय ऐसे हैं जो समसामयिक हैं या किसी मुद्दे पर हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल हम आप जानते हैं SRC एजुकेशन पर हम जो भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं उसको हम लेकर आते रहते हैं, चाहे कंप्यूटर से संबंधित हो, किसी वैकेंसी से संबंधित हो या कोई टॉपिक हो हमारा, तो वो टॉपिक भी हम लेकर आते रहते हैं। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हमने जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, हमको लगा कि शायद प्रासंगिक होगी वीडियो, तो ये वीडियो हम जो है आपके लिए लेकर आए जनगणना 2023। थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं भारत में हर 10 साल पर एक जनगणना की जाती है। आखिर ये बात निकल कर आती है कि जनगणना की क्यों जाती है। सब कोई जानते होंगे कि जनगणना इसीलिए की जाती है ताकि ये जाना जा सके कि कितने लोग हैं भारत में, वे क्या कर रहे हैं, उनका रहन सहन क्या है, कितना व्यापार है, या एक एक चीज़ उसमें जानी जाती है कि रहन सहन किस तरीके से, किस हालत में लोग रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, किसके पास घर है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास पीने का पानी है कि नहीं है, रोड है कि, मतलब एक एक चीज़। अब तो उसमें कॉलम बढ़ा दिए गए बहुत ढेर सारे। मतलब जनगणना जब होती है तो पूरी तरीके से जो है उसमें एक एक पॉइंट्स को जाना जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा होता है सरकार जब भी कोई योजना बनाती है तो उस डेटा को ध्यान में रखकर तब योजना बनाती है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आजकल गांव में आप देखते होंगे अधिकतर आवास सब चिल्लाते रहते हैं, आवास। तो आवास अब कैसे पता चलेगा कि हाँ कितने लोगों के पास आवास है, कितने के पास नहीं है, कितने झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कितने जो है खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो ये जब जनगणना हो जाती है तब उसमें समझ में आ जाता है कि भाई कितने ऐसे हैं जो कि एकदम गरीब हैं, एकदम पुअर हैं, उनको घर भी नहीं मिल रहा है। उनको सेक डेटा में रखना है। सेक डेटा होता है जो एक गरीबों का डेटा होता है, उसको सेक डेटा कहते हैं, यानी उसमें रखा जाना है। और इसके अलावा कितने वृद्ध हैं, कितने विकलांग हैं, कितने लोगों को पेंशन दी जानी है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो है सब कुछ इसी सेंसस से ही उठाई जाती हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे अभी जो वर्तमान जो समय चल रहा है 2023 में जो डेटा लिया जा रहा है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के डेटा को अभी लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि जनगणना एक बार शुरू भी हो चुकी थी 2019 में, लेकिन अभी तक जो है 2021 में शुरू हो गई थी जनगणना, लेकिन अभी तक जनगणना पूरी नहीं हो पाई। जैसे कि आप जानते हैं सरकार का कहना है चूँकि कोरोना काल आ गया बीच में एक लंबा सा, तो इस कारण से जनगणना को रोक दिया गया अगले आदेश तक। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, लेकिन फिर भी उसको पूरा नहीं किया गया। तो कुछ तथ्य हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, उन तथ्यों को देख लेते हैं, फिर आगे हम जो है चर्चा करते हैं। जैसे 24 अप्रैल 2023 को घोषणा की गई कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो गई। एक किसके द्वारा घोषणा की गई? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यानी यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की 24 अप्रैल को कि भैया भारत जो है ना वो पूरे विश्व में, चाइना पहले 1 नंबर पर था, लेकिन अब भारत 1 नंबर पर हो गया है। किसमें? जनसंख्या में। यानी जनसंख्या में अब भारत 1 नंबर पर है। अब उन्होंने तो कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन कैसे किया होगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो जनगणना नहीं हुई, तो आपको पता, आप कहेंगे कि जब जनगणना हुई नहीं तो उनको पता कैसे चला? वो तो ऐसे जोड़ते हैं कि एक दिन में इतने बच्चे टोटल पैदा हो रहे हैं भारत में, तो यानी इतने होते हुए इतने पहले इतने थे 2011 में, अब इतने हो गए, तेरे टोटल इतने हो गए। तो उन्होंने कैलकुलेशन बना दिया। हो सकता है कि उनका जो डेटा है वो ना सही हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक गणना की है। तो अब आप समझ सकते हैं 2021 में होने वाली जनसंख्या अभी तक लंबित है, अभी तक शुरू नहीं हो पाई है दोबारा। 1981 के बाद से लगातार हर 10 साल पर, 1981 में शुरू होने वाली जनगणना हर 10 साल पर की जाती है। इसीलिए की जाती है ताकि एक एक चीज़ को जाना जा सके और एक एक चीज़ को जो है मॉडिफाई, उसके लिए योजनाएं बनाई जा सके, सब कुछ जाना जा सके। सितंबर 2023 में सबसे पहले जनगणना संभव नहीं है। अब अगर जनगणना शुरू भी होती है तो सितंबर 2023 से पहले जनगणना शुरू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी हम आगे बता रहे हैं। जो जनगणना एक्ट 1948 के तहत जो है जनगणना की जाती है, और इसमें यह कहीं नहीं लिखा है सरकार। अब आपको ये लग रहा होगा कि सरकार अगर 10 साल में होनी है तो 10 साल तो पूरा हो गया, सरकार बाध्य संविधान के द्वारा, तो क्यों नहीं करा रही? भाई ऐसा नहीं है।
आपको बता दें कि उस आर्टिकल में कहीं भी नहीं लिखा है कि सरकार बाध्य है 10 साल में कराने। हाँ, ये कहा गया है कि सरकार जनगणना कराएगी। अब सरकार जनगणना कराएगी, वो 10 साल में करा हुआ है, 11 साल में करा हुआ है, 12 साल में करा हुआ है या 9 साल पे करा ले, ये सरकार के ऊपर है। यदि सरकार बाध्य नहीं है 10 साल पे कराने के लिए। हाँ, ये परिपाटी चली आ रही थी 1981 से कि हर 10 साल पर जो है आफ्टर 10 ईयर्स जो है जनगणना की जाएगी, जनगणना कराई जाएगी हर 10 साल बाद। तो वही परिपाटी भी तो चलती आ रही थी और बहुत ढेर सारी चीज़ें आप जानते हैं कि जो कि कानून में नहीं लिखी होती, लेकिन परंपराओं पर भी आधारित होता है और परंपराओं को जब देश मानने लगता है तो परंपराएं आगे भी जारी रहती हैं। तो उसी लिए इसमें रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जनगणना कराई जाती है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स एक डिपार्टमेंट है भारत का, एक केंद्रीय सूची का विषय है जनगणना। और इसमें रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनगणना कराने के लिए। पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जानी थी, जो जनगणना की बार होनी थी वो पहली बार ऐसा था जब पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होनी थी। डिजिटल का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको देखते हो कि आजकल लोग कुछ भी जनगणना करने आते हैं या कुछ भी होता है तो मोबाइल लेके आते हैं, एक एप्लीकेशन होता है, उसमें डेटा फीड कर दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, पहले क्या होता था, फॉर्म में यहाँ से जनगणना करने वाले आते थे, फॉर्म भरते थे, फॉर्म भर के देते थे, जिले पर इकट्ठा होता था, फिर जिले पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाकर उसको फिटिंग कराई जाती थी और फिर जाकर जो उनका मेन डेटाबेस है उसमें चढ़ता था। लेकिन सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि ऐसा कुछ करें कि एप्लीकेशन डेवलप कर दें और उस एप्लीकेशन में डेटा भरें तुरंत, और तुरंत वो जो जैसे वहाँ पर सबमिट करेंगे उनके जो सेंट्रल डेटाबेस है उसमें से जाकर वो सेव हो जाएगा। यानी उसके लिए जो है अलग से कोई प्रक्रिया ना अपनानी पड़े, बीच की जो प्रक्रिया थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। सबको एक गैजेट्स दे दिया गया था, मोबाइल दे दिया गया या टैबलेट दे दिया गया, उसमें एक एप्लीकेशन डाल दिया गया जनगणना नाम से और उसमें कॉलम्स बना दिए गए, उन बस केवल कॉलम्स को पहुँच के भरना था बस। तो लेकिन समस्या यहाँ पर ये आई कि आखिर समस्या कहाँ आई, समस्या ये आई कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे मान लीजिए पूर्वोत्तर भारत है या पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर दूर दूर तक इंटरनेट की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और भी मान लीजिए कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर कि वो गैजेट्स के द्वारा संभव नहीं है जनगणना करना, तो फिर वहाँ पर जनगणना किस तरीके से हो सकती थी। तब सरकार ने यू टर्न लिया और सरकार ने कहा कि भैया अब तो गलती हो गई, एक काम करते हैं अब की बार फिर जो है दोनों माध्यम अपनाते हैं, जहाँ पर अगर ऑनलाइन हो सके तो वहाँ पर ऑनलाइन कर दें और जहाँ पर ऑनलाइन ना हो सके तो वहाँ पन्ने वाला ही कर दें, दोनों काम चल जाए, उसको हम फिट करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोनों माध्यम से जनगणना फिर से कराई जानी है। डिजिटल सेंसस अब दोनों मैनुअल और डिजिटल होगा। बाउंड्री फ्रीज के 3 माह बाद जनगणना शुरू हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी जनगणना की नोटिस जारी की जाती है तो जो जिले राज्य ये सब होते हैं, इनकी बाउंड्री को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि इनके बाउंड्रीज में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अभी किसी उत्तर प्रदेश में कोई नया जिला बनाना हो, अब सीधी बात है नया जिला बनेगा तो बाउंड्री चेंज होगी और बाउंड्री चेंज होगी, सब कुछ होगा उसका, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहाँ पर जनगणना नहीं हो पाएगी। और सरकार जब नोटिफिकेशन जारी कर देती है, और नोटिफिकेशन हमेशा 3 महीने पहले जारी करती है, हमेशा 3 महीने पहले जारी करती है, और 3 महीने जारी इसलिए करती है उसके बाद फिर अगर कोई चेंजेस वगैरह कराना है तो वो चेंजेस वगैरह नहीं हो पाएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना कराई जाती है और 2011 की जो जनगणना है उसी पर अभी कार्य हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। जितने भी आवाज़ दिए जा रहे हैं आप देखेंगे, सेक डेटा भी डाउनलोड करेंगे आप तो आपको जो है 2011 का डेटा मिलेगा। 2011 के डेटा पर ही पूरी तरीके से आधारित है हमारे जो भी कार्य इसमें सरकारी हो रहे हैं। गवर्नमेंट के जितने भी वर्क हैं वो सभी के सभी किस पे आधारित हैं, वो सभी के सभी आधारित हैं 2011 के जनगणना पर। तो लेकिन सरकार क्यों नहीं करा रही है जनगणना? अब सरकार नहीं कराएगी तो क्या समस्या होगी? सरकार अगर नहीं कराती है जनगणना तो समस्याएं होगी कि जो रियल टाइम डेटा है वो सरकार को नहीं मिल पाएगा, और जो नई नई योजनाएं हैं वो नई नई योजनाएं जो बनानी है सरकार को वो नहीं हो पाएगी। और पॉलिटिक्स में भी समस्याएं आएंगी। जनसंख्या आपको पता है कि जो सांसद चुने जाते हैं हमारे, वे किसके आधार पर चुने जाते हैं? जनसंख्या के आधार पर। तो यानी अब सरकार को पता ही नहीं कितनी जनसंख्या है तो किस तरीके से फिर उसको भी मॉडिफाई किया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए गरीबों की संख्या कम हो गई, तब जो गरीबी वाली योजना है उसको ख़त्म किया जा सके। गरीबों की संख्या बढ़ गई तो जो दूसरी योजना हो
उसको निकाला जा सके। और भी जो समस्याएं होंगी, आवास है, शौचालय है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब को सरकार जान पाएगी हाँ इस कंडीशन पर अब पहुंच चुका है। चूँकि देश भर का डेटा एक ही जगह आ जाएगा तो सरकार इस पर जो है काम कर सकेगी। तो आशा है कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।